दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है? क्या फायदा, बैंक का क्या फायदा होता है कि आपको इंटरेस्ट देने में? क्या बैंक तो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप बैंक जब जाते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे रहते हैं वहां पर। तो वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे होंगे। आपके भी नोन अननोन नोन पीपल होंगे जो बैंक में काम करते होंगे, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, सब कुछ। गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, आपको सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है बैंक की बिल्डिंग का। वो पैसा आता कहाँ से है उनके पास? हम मान लो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें भी अगर वो 2-3% भी 5% भी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम उनको, किसी चीज में भी, चाहे एफडी में, आरडी में, सेविंग अकाउंट में, दे कैसे रहे हैं? क्योंकि वो तो उनका लॉस, अपन अगर मैं लेमन टाइम लैंग्वेज में बोलूँ तो लॉस है ना वो। क्योंकि वो तो सैलरी भी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, रेंट भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन कर रहे हैं, पूरा रिपेयर्स मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम होती है बिल्डिंग में, सब देख रहे हैं, और ऊपर से हमको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बैंक तो लॉस में होना चाहिए, बट फिर भी बैंक करोड़ों रुपए कमाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा? अगर नहीं सोचा है तो प्लीज सोचिए उसके बारे में, क्योंकि मैं भी बहुत पहले नहीं सोचता था डिटेल में। बट एक दिन मैं जब सोच रहा था इसके बारे में, तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मैं फाइंड आउट किया कि ये बहुत बड़ा गेम है। जो ऊपर से लगता है कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टाइप से लॉस मेकिंग बिजनेस है, बट ये एनजीओ टाइप से काम करता है बैंक। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी कमाई कुछ नहीं है, हमसे 4 गुना कमाई बैंक खुद कमाता है। अब कैसे कमाता है, उसको इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बैंक पैसे कैसे कमाता है। अब मैंने इंटरेस्ट की बात करी थी। बैंक क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाख रुपए हैं, ठीक है, लाख रुपए कैश आया, आपने कमाया था, जैसे सैलरी के रूप में, कैसे भी आपको कैश में मिला, फॉर एग्जाम्पल कहीं से, आप जाएंगे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। लाख रुपए डिपॉजिट कर देंगे। उसमें क्या होगा, सेविंग अकाउंट में 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है, आपको मिल गया। तो 1 लाख का 1,03,000 रुपए, 1,04,000 रुपए पूरे साल का देखा जाए तो मिल जाएगा आपको, है 3-4 हज़ार रुपए। तो 3-4 हज़ार रुपए कैसे मिला? बैंक क्या करता है कि वो 1 लाख रुपए जो भी है उसको डिपॉजिट कर देता, उसको लोन पे दे देता है। किसको देता है? हमें जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को, क्योंकि आपने भी बैंक का लोन लेके रखा होगा, कोई ना कोई होम लोन लिया होगा, कार लोन लिया होगा, ईएमआई में फोन लिया होगा, तो वो लोन देता है। और क्या करता है, बैंक वहां पर 7 से 10% तक का इंटरेस्ट चार्ज करता है अपन ही जैसे कस्टमर से। हमसे हमने डिपॉजिट करा, मैंने पैसा, वो पैसा को उसने लोन पे दे दिया, बैंक ने लोन पे दे दिया कस्टमर्स को, और वहां से इंटरेस्ट चार्ज किया। तो होता क्या है, मान ली 10%, 8% अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है और लोन कस्टमर से, और यहाँ पर हमको 3% दे रहा है जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ? 8% माइनस 3% इक्वल टू 5%। तो जो 5% अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया पर पर्सन से। तो आप सोचेंगे 5% तो बहुत छोटा, मतलब ये, बट आप देखिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं इंडिया में, तो इतने सारे बैंक है, तो कितना पैसा कमाते होंगे लोग 5% के हिसाब से। मैं मिनिमम 5% लेकर चल रहा हूँ, और ज्यादा भी हो सकता है इससे, जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका। तो उनका एक तरीका ये एक तरीका है बैंक का पैसे कमाने का, ठीक है। और क्या तरीके हो सकते हैं? तो अगर आपको कोई तरीका पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी मैं धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक पैसा कमाते हैं। सेकेंड चीज रहती है, हिडन चार्जेस रहते हैं बहुत सारे। हिडन चार्जेस कैसे? आपको देखा होगा कि आपको ये एक एसएमएस आते रहते हैं बैंक से, बैंक के ऑफर्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते हैं, आप उसको देख ओपन भी नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बट बैंक क्या करता है, उसका भी क्वार्टरली बेसिस में आपसे चार्ज लेता है, और आपको पूछ कर चार्ज नहीं लेता, आपके बैंक से डिडक्ट कर देता है। बट वो अमाउंट इतना नॉमिनल रहता है कि आपको पता नहीं चलता। तो वहां से भी आपका पैसा छोटा मोटा अमाउंट जाता रहता है।
और आप कहेंगे छोटा मोटा अमाउंट है, बट बैंक के लिए इतना बड़ा अमाउंट है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर है। तो सबसे अगर छोटा छोटा अमाउंट अगर जाएगा है ना, डिडक्ट होगा, तो बैंक का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। ऊपर से चेकबुक चार्जेस भी होते हैं, चेकबुक इशू कर रहा है, चेकबुक चार्जेस होते हैं, एसएमएस का बता ही चुका हूँ, चार्जेस होते हैं। तो ये सब अलर्ट चार्जेस होते हैं, इससे बैंक पैसा कमाता है। और ऊपर से बैंक पैसा कमाता है, बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज, जैसे लोन देता है वैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सेल करता है, उसमें भी पैसा वैसा कमाता है, उसमें भी पॉलिसी, क्योंकि आप जाएंगे मोस्टली क्या होगा, उनकी सेल्स बढ़ती है, कोई भी सेलिंग होती है, बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, लोन्स भी एक प्रोडक्ट होता है, इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट होता है। तो बैंक अपने कस्टमर एम्प्लॉयज को बोलता है कि कस्टमर्स को कॉल करो और उनको लोन्स के लिए ऑफर करो, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करो, ताकि उनकी सेल्स बढ़े। इसीलिए जब भी कभी अब होम लोन लेने जाते हैं तो उसमें बोल जाता है कि आप इसमें इंश्योरेंस भी ऐड करवा लीजिए। बट बात है कि आरबीआई ने क्लियरली बोला कि बैंक फोर्स नहीं कर सकता, कभी कभार होता है मिस सेलिंग हो जाती है, जैसे मैंने इंश्योरेंस के वीडियो में बताया भी था कि अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है तो आपको क्लेम मिल भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इस तरह का कि 60 साल का बंदा लोन लेने गया है, उसने बहुत सारी चीजें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, और सामने वाले ने क्या करा, दे दिया इंश्योरेंस से, लोन भी दे दिया, इंश्योरेंस भी दे दिया। अब होगा क्या कि वो इंश्योरेंस जब क्लेम करने सोचेगा कि यार इंश्योरेंस कह रहा फ्री का मिला है, क्लेम करने जाएगा, या उसमें नॉमिनल अमाउंट बस पे करा हो होम लोन के अलावा इंश्योरेंस का भी, क्लेम करने जाएगा तो क्लेम मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस में इस तरह क्लेम नहीं मिलता अगर तुम कंटिन्यूसली स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हो, और खासकर तुम्हें छुपाया भी हो तो। इसीलिए अगर आपको इंश्योरेंस भी सेल करा जा रहा है बैंक की तरफ से, तो रीड करिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एडिशनल दे रहा है तो मत लीजिए। जब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज मत लीजिए, अगर ले रहे हैं तो पूरा रीड कर लीजिए। होम लोन भी ले रहे हैं बैंक से, कोई भी चीज का, तो पूरा इंस्ट्रक्शन को रीड करिए, उसके बाद जाकर आप लोन लीजिए। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज, विदाउट रीडिंग फुल डॉक्यूमेंट, never take loan, never take insurance policies from banks. This is my recommendation from all of you who is watching this video. अब बैंक का बिजनेस मॉडल जो अभी मैंने बताया सिंपल से, अगर बैंक को पैसा देता है तो डिपॉजिट है, बैंक में पैसा अगर जमा कर रहा है तो डिपॉजिट है, और बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो वो लोन कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो भाई एक कमाता है कि आपको 3% दिया, वहां से 8% कमाया, 5% कमाया, मतलब मुझे चार्ज किया कस्टमर से लोन देकर, तो 8 - 3 5% का उनको प्रॉफिट हो गया। इस तरह पैसा कमाते हैं। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है, लोन लोन देना और डिपॉजिट से रिलेटेड है। अब इसमें एक और बात आती है मिनिमम बैलेंस का। ये तो आपने सुना होगा, बहुत पहले नहीं होता था, बट अब रिसेंटली होने लगा कि सब बैंक कहते हैं कि मिनिमम किसी बैंक का 5,000 है, किसी बैंक का 15,000 है, किसी बैंक का 10,000 है, किसी बैंक का 20,000 रुपए है। कहते हैं मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 एवरेज लेकर चलते हैं, अगर 10,000 आपने बैंक पे नहीं रखा तो आपका पर मंथ कुछ 300 प्लस जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा। अब 300 प्लस जीएसटी पर मंथ डिडक्ट हो रहा है, 3600 प्लस जीएसटी, मतलब एक प्रकार से देख लिया जाए 4 से 5,000 रुपए करीबन अप्रोक्स लेकर चले, 4 to 5,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन डिडक्ट हो रहा है पूरे साल का। और ये चीज देखें, अगर बात है कि आप कंटिन्यूसली है ना, कुछ कुछ बैंक उससे ज्यादा ही चार्ज करते हैं, मतलब 300 बहुत कम बता रहा हूँ, ज्यादा चार्ज करते हैं। ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते 6,000 7,000 8,000 10,000 20,000 भी बढ़ जाता है, अगर बहुत समय तक आपने अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो ये बढ़ते ही जाएगा, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो आप उसके मान लीजिए अपना -20,000 चार्जेस है, या -20,000 चार्जेस इस तरह का है बैंक में, मिनिमम बैलेंस नहीं रखा था, बैंक ने आपको पैसा माइनस में कर दिया, तो जब आप पैसा डालेंगे मतलब 10,000 20,000 30,000 रुपए, पूरा डिडक्ट हो जाएगा।
ये मेरे साथ भी हो चुका है कि एक बैंक का नाम तो नहीं बताऊंगा अभी, बैंक में मैंने पैसा मिनिमम बैलेंस नहीं रखा था, तो अराउंड 7,000 रुपये जब डिपॉजिट किया था तो पूरे ज़ीरो हो गए थे। तो फिर इसलिए, और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने डिपॉजिट की बात करी थी। होता क्या है कि मैंने क्या किया था, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप वो गलती नहीं करें। मैं यूपीआई से पेमेंट रिसीव कर रहा था किसी से, तो पैसा गलती से वो वाले अकाउंट में चला गया था। मेरे दो अकाउंट है, तो दूसरा वाला अकाउंट चला गया था, और उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं था। एक सैलरी अकाउंट है, एक मिनिमम बैलेंस नहीं था दूसरे अकाउंट में कुछ, क्योंकि सब कुछ ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट से मैं करता हूँ, इसलिए डिडक्ट हो गया था 7,000 रुपीज। और 7,000 मिडिल क्लास के बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, इसका जो सैलरी वाले लोग होते हैं। तो जो मेरे से हो गया है वो मिला भी नहीं अभी तक। मैं बहुत कोशिश करा, अभी तक मिला नहीं, बहुत ट्राई किया हूँ, बट नहीं मिला, ईमेल भेजने के बाद भी। बट मेरे से जो गलती हो गई थी, वो गलती हुई क्या थी कि अगर आप मोस्टली अगर यूपीआई से आप पैसा पे करते रिसीव करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसमें जब बैंक अकाउंट ऐड करने की बारी आती है यूपीआई में, उसमें दो रहता है, एक प्राइमरी अकाउंट रहता है, एक सेकेंडरी अकाउंट रहता है। तो मैंने क्या कर दिया था, दूसरा वाला बैंक था जहां पर पैसा नहीं रखता हूँ मैं, ज्यादा रखता ही नहीं हूँ, उसको प्राइमरी अकाउंट बना दिया था, और जो सैलरी अकाउंट वाला था उसको सेकेंडरी अकाउंट बना दिया था। तो होता क्या, जब भी तो आप प्राइमरी अकाउंट में जो भी बैंक रहता है अटैच रहता है यूपीआई में, कोई पैसा ट्रांसफर करेगा आपके नंबर से, मान लीजिए स्कैन से नहीं, नंबर से अगर ट्रांसफर करेगा तो हमेशा प्राइमरी अकाउंट में जाएगा, और अगर मान लीजिए मिनिमम बैलेंस नहीं तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, प्राइमरी अकाउंट को, जो सैलरी अकाउंट है उसको प्राइमरी अकाउंट कर दिया, और जो दूसरा वाला जिसमें मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा था उसको सेकेंडरी कर दिया। तो आप कोई मेरे एक स्कैन करके पे करे या नंबर्स पे करे, वो आएगा सैलरी अकाउंट में ही। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे से गलती हो गई है, मेरा पैसा लॉस हो गया था, वो आपका लॉस ना हो। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इसका बारे में। इस तरह भी होता है। तो ये मिनिमम बैलेंस पेनल्टी है ना, आम जनता के लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि बैंक को तो फायदा है, बैंक को इनकम है, पैसा उनको हर महीने मिल रहा है, बट नहीं है। बट यहाँ तक आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि आप जीरो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, चार्जेस लगा लगा कर, मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं और 20,000 रुपये चार्जेस हैं, तो जीरो हो जाएगा। बट उसके बावजूद मेंटेन नहीं कर रहा तो उसको माइनस नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे आरबीआई स्ट्रिक्ट हो रहा है इस चीज में, क्योंकि बैंक का तो फायदा हो रहा है, बट आम जनता का ना बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की बात मैं करूं तो सबके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता कि मिनिमम बैलेंस, मान लीजिए किसी की जॉब ही चली गई है, तो फिर क्या करेगा इस तरह सिचुएशन में। तो सबके बारे में समझकर एक चीज आरबीआई ने देखा, और अब आरबीआई बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट रूल्स ला रहा है कि बैंक अब इन नहीं कर सकता, और करे तो आप आरबीआई को कंप्लेन, पहले बैंक को कंप्लेन करिए, बैंक नहीं सुनता तो आप आरबीआई की वेबसाइट में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, उनको ईमेल भी कर सकते हैं कैसा सा हो रहा है। धीरे धीरे आरबीआई स्ट्रिक्ट हो रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अखरता है, मुझे तो बहुत अखरा था। बट आप कोशिश करिए कि जो अकाउंट में है ना, उसको इनएक्टिव ही करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। अगर बंद भी नहीं करवा रहे, अगर आप मोस्टली यूपीआई यूज करते हैं, तो जिस बैंक में सैलरी या बिजनेस से इनकम आ रही है उस अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट करिए यूपीआई में, सेकेंडरी अकाउंट उसको रखिए जो पैसा ऐसा नहीं है, ताकि आपका लॉस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब हिडन चार्जेस की बात, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि एटीएम विड्रॉल लिमिट क्रॉस, इसके अब क्या रहता है कि बैंक बैंक का अभी रिसेंट अपडेट आया था कि एटीएम से, मान लीजिए मेरा अकाउंट है एचडीएफसी फॉर एग्जांपल, तो मैं एचडीएफसी में भी जाऊंगा या कहीं भी बैंक में जाऊंगा, 5 बार अगर महीने का पैसा निकाल रहा हूँ तब तो ठीक है, उसके ऊपर निकाल रहा हूँ तो मुझे पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट कटेगा मेरे बैंक अकाउंट से अगर मैं उसके अलावा पैसा निकाल रहा हूँ। और बीच में इस तरह का आया था कि यूपीआई के स्कैन करके ही पैसा निकल सकता था। तो उस समय क्या था कि यूपीआई की लिमिट अलग थी, इसकी लिमिट अलग थी,
नॉर्मल कैश विड्रॉल किए हैं। इसकी 5 ही थी और उसकी भी ज़्यादा थी, उसकी 4-5 थी। बट अब रिसेंट अपडेट क्या आया हुआ है, चाहे आप स्कैन करके पैसा एटीएम से निकाल रहे हो, चाहे आप कैश नॉर्मल कार्ड डाल कर निकाल रहे हो पैसा, दोनों को मिलाकर अगर 5 बार ट्रांजेक्शन होता है तो ठीक है, 5 बार से एक ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है ना, 6वीं बार भी होता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जो ये पेनल्टी देनी पड़ रही है ये हमारा लॉस है और ये बैंक का इनकम है। ये बैंक इस तरह पैसा कमाता है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस बता ही चुका हूँ कि क्वार्टरली बेसिस में डिडक्ट होते रहते हैं, अमाउंट है क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस में भी कई बैंक डिडक्ट करते हैं कि आपको मैसेजेस भेजते रहेंगे, उसमें 0.25 पैसा रहता है और 25 रुपये पर मंथ पर कस्टमर डिडक्ट हो जाता है। अपन को लगता है 25 रुपये तो है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पर जब लॉन्ग टर्म में देखो तो बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट हो चुका रहता है, अगर बहुत साल की बात करें तो 1 साल 2 साल 3 साल। और सेकंड चीज, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इतने सारे कस्टमर से इतना अमाउंट डिडक्ट करते हैं तो उनको बहुत प्रॉफिट होता रहता है, तो बैंक इस तरह पैसा कमाता है। थर्ड चीज, डेबिट कार्ड एनुअल फी। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ एक चार्जेस रहता है डेबिट कार्ड एनुअल फी के नाम से, वो डिडक्ट होता है। क्यों डिडक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने डेबिट कार्ड दिया यूज करने के लिए, तो उसका चार्जेस है ना बैंक लेती है, इसलिए इसे भी इनकम है उनकी है। और सेकंड चीज, चेकबुक चार्जेस, अगर चेकबुक देते तो उसका भी चार्जेस लेते हैं लोग 50 रुपीज अराउंड समथिंग रहता है। आप ऑनलाइन भी अगर मंगा रहे हैं चाहे ऑफलाइन जाकर मंगा रहे हैं तो उसमें चार्जेस लगता है। देखिए अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ डेबिट कार्ड एनुअल फीस हो गए, चेकबुक चार्जेस हो, एटीएम विड्रॉल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट बात है कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस होगा या कोई भी अननेसेसरी चार्जेस कट रहे हैं बैंक से, तो अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप क्या करिए, बैंक स्टेटमेंट को है ना डाउनलोड करिए अपने ऐप से और ध्यान से देखिए कि छोटे छोटे अमाउंट जो कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, उसको आप डाउनलोड कर सॉरी फिल्टर कर कर आप सेंड कर सकते हैं बैंक को, या बैंक को जाकर पूछ भी सकते हैं कि इतने चार्जेस कटे हैं, मुझे इसको राइट ऑफ करवाना है या मुझे पैसा वापस चाहिए। आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई कंप्लेन भी कर सकते हैं कि इतने चार्जेस क्यों कट रहे हैं मुझे एसएमएस चाहिए भी नहीं फिर भी इतने कट रहे हैं, मुझे सिर्फ सैलरी क्रेडिट का एसएमएस चाहिए बट बाकी प्रमोशनल मैसेज भी आ रहा है उसका भी पैसा कट रहा है, बाकी हर चीज़ का अलग अलग चार्जेस कट रहे हैं। तो आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो ना हो एक अलग टॉपिक है। जैसे मेरा पैसा कट गया था, मैं कोशिश तो करी, नहीं मिला, कुछ केसेस में मिल भी जाता है कई लोगों को। कोशिश करिए कि आपका पैसा वापस जाए, क्योंकि सब मेहनत की कमाई है। फ्री में जो जहाँ पर कोशिश, जहाँ पर पॉसिबल है वहां कोशिश करिए। अगर कोई बोल रहा है चेकबुक चार्जेस लगते हैं एटीएम में, तो आप जाकर बैंक में, आपका हक है, पूछ सकते हैं क्यों लग रहा है वो चीज। भले मैं बता रहा हूँ क्यों लग रहा है, बट फिर भी आप जाकर एक्चुअल रीजन पूछ सकते हैं ब्रांच मैनेजर से या बैंक एम्प्लॉय से कि ये कटता है क्यों लग रहा है। आप पूछेंगे, आपका हक है, क्योंकि वो फ्री का पैसा नहीं है कि उनका जो मन करे वो करते रहेंगे। आप पूछिए, भले अगर जेन्युइन भी है मान लीजिए, फिर भी उनको बताना चाहिए आपको कि पैसा क्यों काट रहा है, ये हिडन चार्जेस रहते हैं। अब इसमें आता है डोरमेंट अकाउंट रियलिटी। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरा कोई, मैं दिल्ली में फॉर एग्जांपल काम कर रहा था, ठीक है, मैं कोई पर्सन, चलो मैं अपना ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली या बैंगलोर में, बैंगलोर में मैं जॉब कर रहा था कोई कंपनी में। अब हुआ क्या, वहां पर उन्होंने बोला कि अश्वनी हम लोग सैलरी देंगे है ना, इस पर्टिकुलर कैनरा बैंक अकाउंट में सैलरी देंगे हैं आपको। आपके कैनरा बैंक है? मैंने कहा नहीं है सर। कहते ठीक है, हम ओपन करवा रहे हैं, इसी में सैलरी आएगी। मैंने ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कैनरा बैंक में। अब हुआ क्या, मैंने 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, फॉर एक्स वाई जेड रीजन कंपनी छोड़ दी है। अब क्या करा, दूसरी कंपनी में गया, चाहे बैंगलोर में या किसी और सिटी में, वहां पर बोले कि एचडीएफसी में सैलरी मिलेगी। मैंने रिक्वेस्ट की, कैनरा बैंक है मैं ऑलरेडी, एचडीएफसी, बट उन लोग कहे कि नहीं नहीं एचडीएफसी में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। मैंने ठीक है, एचडीएफसी में बंद कर लिया। अब क्या हुआ कि वो वाला अकाउंट जो था उसमें मैंने यूज नहीं करा, उसमें छोटा मोटा अमाउंट है ना, 1000 2000 5000 पड़े भी थे, मैं भूल गया कैनरा बैंक में। मैं सोचा कि पहले याद था, फिर मैं भूल गया बीच में, अपने जॉब बिजनेस में लग गया, एचडीएफसी पे ध्यान दिया। वो क्या, 1 साल
होगा, 2 साल होगा, अगर मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं करूंगा तो बैंक क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है और उसको डोरमेंट अकाउंट कर जाता है। तो गवर्नमेंट बैंक ने और आरबीआई ने ये बोल कर रखा है कि कोई यूसेज नहीं कर रहा है तो उसको इनएक्टिव कर दो। तो आप उसका एटीएम नहीं यूज कर सकते, इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते, यूपीआई नहीं कर सकते, उसका एटीएम से पैसा भी नहीं निकलवा सकते, बैंक से पैसा नहीं निकलवा सकते। अगर आपको अगर उसको एक्टिव करवाना है तो बैंक जाना पड़ेगा, पूरी अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा, आधार पैन कार्ड से सब कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। पूरी डिटेल्स देकर रीजंस बताना पड़ेगा कि अपने क्यों नहीं ट्रांजेक्शन करा है। कुछ एप्लीकेशन भी देना पड़ता है। अगर आप देंगे ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर ओके होता है तो फिर एक्टिव कर देगा। बट अगर आप बहुत समय हो गए भूल गए तो वो पैसा है ना चला जाएगा, क्योंकि बैंक फिर वो बैंक का पैसा हो जाता है और ऊपर से उसमें फिर लेट फीस भी लग रही है। और कह रहा था कि अगर आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड भी होते रहते हैं, तो उससे फ्रॉड भी अगर हो रहा है कुछ भी है ना, तो उससे भी अमाउंट वो डिडक्ट हो रहा है, तो आपका पैसा मिलेगा भी नहीं उस तरह। तो आजकल ये सब चीज़ें भी बहुत हो रही हैं। तो मेरा सेशन इसी में यही रहेगा कि जब भी कोई भी इनएक्टिव अकाउंट है कुछ भी जहाँ पर वो नहीं हो रहा है, या तो उसको एक्टिव करवाइए या तो उसको जाकर बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और सेकेंड चीज़ है कि कई बार आपने देखा होगा या सुना भी होगा, आप कहीं से होम लोन लिए किसी बैंक से, आपने पूरा अमाउंट होम लोन या कोई भी कार लोन किसी टाइप का लोन लिया है, आपको लोन मिल गया, आपने ईएमआई पे करी है, मान लिया आपने मोबाइल का फोन ईएमआई में लिया है, आपने पूरी ईएमआई टाइम पे करी है, बट फिर भी आपका सिविल थोड़ा सा कम है, वो डोरमेंट अकाउंट के कारण होता है। तो बैंक सिविल स्कोर भी ट्रैक करता रहता है इस चीज़ और जज करता रहता है कि अगर आपके बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उससे भी आपका सिविल खराब होता है, क्योंकि बैंक के लिए डोरमेंट अकाउंट सिरदर्दी है। क्योंकि वो डोरमेंट अकाउंट से उसको पैसा नहीं कमा सकता वो, क्योंकि वहां ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, ना डिपॉजिट हो रहा है ना विड्रॉल हो रहा है। तो फिर का जीरो बैलेंस भी रहता है उसमें, तो पैसा तो कमा नहीं रहा है, बट फिर भी आरबीआई को हर डिटेल्स देनी पड़ती है, तो बैंक के लिए सिरदर्द बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इसलिए बैंक उसमें ना फिर आपको अगर जहाँ पर इंटरेस्ट देना हो या कुछ सर्विसेज देना हो तो सर्विसेज भी नहीं देगा। बाद में भले आप एक्टिव करवा ले तो उसके थोड़े कुछ टाइम तक आपको सर्विसेज भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करिए कि अगर कोई इस तरह का बैंक अकाउंट जाकर बंद करवा दीजिए या उसको एक्टिव कराकर उसमें भी ट्रांजेक्शन करते रहिए आप। या उसको एक्टिव एटलीस्ट रखिए आप। तो डोरमेंट अकाउंट उसको होने मत दीजिए, अगर हो गया तो उसको एक्टिव तुरंत करवाइए जाकर। ये मेरा सजेशन रहेगा। अब एक बात करते हैं इंटरेस्ट गेम एंड लोन ट्रैप। भाई जो मैंने बताया था अभी सिंपल कि आपने मान ली एफडी 1 लाख रुपए करी, उसको आपको 5% इंटरेस्ट मिला, तो 5,000 का प्रॉफिट है। लोन और आपने क्या करा, 1 लाख का लोन भी लिया है 12% के हिसाब से बैंक से, तो 12,000 का उसमें आप पे कर रहे हैं, तो डिफरेंस 7,000 रुपये रहेगा, बैंक का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं किसी और कस्टमर की बात नहीं, आप ही की बात करूं कि आपने एफडी भी करा कर रखी है, आपने लोन भी लेकर रखा है, तो आप सोच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा नहीं है। अगर वैसे देखा है तो बैंक को 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5,000 रुपये आपको एफडी से मिल रहा है साल के, और 12,000 रुपये इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना पड़ रहा है लोन का। तो 12,000 माइनस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये लॉस है आपका इंटरेस्ट का। तो ये भी गेम बैंक खेलता है, बैंक को प्रॉफिट इससे होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी करा था अभी। हम्म। और लोन ट्रैप किस टाइप से, कौन सी, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रहता है कि इसमें 30 से 40% ईयरली, अगर आप लेट पेमेंट फीस करते हैं तो आपको 30 से 40% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड में, तो वो भी बैंक का प्रॉफिट होता है और आपका लॉस होता है। तो इस तरह भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज होता है या बैंक जो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, इस तरह आपको ट्रैप करते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो फ्री बोलते हैं, फ्री है क्रेडिट कार्ड, फ्री है क्यों बोलते हैं, उसका रीजन डिटेल वीडियो आप प्लीज जाकर देखिए।
ताकि आपका जो मॉल में जो लोग घूमते रहते हैं आप उनके झांसे में ना पड़े। मैं नहीं कह क्रेडिट कार्ड गलत है, लोन गलत है, बट विदाउट रीडिंग फुल डॉक्यूमेंटेशन मत परचेज करिए। पहले उसको समझिए क्या होता है फिर आप करिए, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि बैंक, सिंपल सी बात है, बैंक लोन देना चाहता है क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है। आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है आपको, बट जो वो लोन आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है, इंटरेस्ट उसकी इनकम है, तो ऑब्वियसली वो लोन देगा ही ना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे, इसलिए क्रेडिट कार्ड फ्री में देता है। और सेकंड चीज, बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एसी रूम रहता है, पूरा एसी टाइप चालू रहता है, एम्प्लॉयज भी फ्रेंडली रहते हैं। वो क्यों रहते हैं सब चीज़ें, एक ट्रैप टाइप से है कि आपको इतना अच्छा महसूस करा दिया जाए कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो भी रही हैं तो पता ना चले। इसीलिए इन चीज़ों में मत आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक गलत कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है तो करिए, कि सामने वाला तो बेचने के लिए बैठा है, सामने वाला को अपना प्रॉफिट से मतलब है। आपका फायदा करे तो अच्छी बात है, नुकसान करे तो अच्छी बात है उनके लिए। आपका फायदा, आपको जरूरत है कि नहीं है, आपका फायदा किसमें है, आप पहले समझिए, उसको डॉक्यूमेंट मिल रहा है रीड करिए, कुछ सजेशन लीजिए, गूगल चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए, उसके बाद जाकर फाइनल डिसीजन लीजिए, जो मैं हर आपको वीडियो में बोलता हूँ। इसी बातों में बताइए, इंक्लूडिंग मेरी। रिसर्च करिए, खुद का दिमाग लगाइए, पढ़िए, उसके बाद कोई एक्ट करिए, तो आपका फायदा होगा। कि बैंक बहुत स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस किस तरह आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी कुछ कुछ डिस्कस किया, कि मंथली बैंक स्टेटमेंट चेक करो, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका। आप चेक करिए इसमें कोई डिडक्शंस तो नहीं है, वो आप चेक करिए। मिनिमम बैलेंस अमाउंट चेक करो, कितना मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है, चेक करते रहो। बैंक से आकर पूछो, देखो कि कितना मिनिमम बैलेंस होता है, कस्टमर केयर कॉल कर पूछो कितना मिनिमम बैलेंस है, उतना रखो ताकि आपको डिडक्शन ना हो। एक्स्ट्रा अकाउंट बंद करो, कुछ एडिशनल अकाउंट जो आप यूज़ नहीं करते उसको बंद करवा दीजिए, नहीं तो बेफालतू को उसमें भी चार्जेस लगते रहेंगे, और गलती से उसमें पैसा आ गया जैसे मेरे साथ हुआ था, वो लॉस हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा अकाउंट जाकर बंद करवा दीजिए आप। डॉर्मेंट अकाउंट एक्टिवेट करो भाई। डॉर्मेंट अकाउंट जो मैंने बोला था कि अगर आप 1 साल से ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा है किसी बैंक अकाउंट में, तो डॉर्मेंट अकाउंट हो जाता है, तो फिर उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते हैं, इंटरेस्ट भी लगता रहता है, और बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा, आप देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स कर। तो उसको एक्टिवेट करा सकते हैं केवाईसी के थ्रू, बैंक में जाकर एप्लीकेशन देकर। अननेसेसरी चार्जेस अवॉइड करो, जो भी चार्जेस कट रहे हैं उसको बैंक में जाकर बोलिए कि इसको बंद करिए, क्योंकि ये मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, क्यों कट रहे हैं। आप पूछिए जाकर कि चार्जेस किस लिए होते हैं, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट जो मैं शुरुआत में बोला था उसको रीड करिए, तब जाकर आप बात कर सकते हैं। और थोड़ा चैट जीपीटी में रिसर्च भी करिए कि जो पूछने जा रहे हैं उसके बाद पहले नॉलेज इकट्ठा करिए, तब जाकर बात करें, नहीं तो सामने वाला बेवकूफ़ बना देगा। तो इसलिए आप पहले थोड़ा रिसर्च करें, समझिए, उसके बाद जब बात करेंगे ना तो शायद तक वो आपकी बात समझे भी। तो मैं फाइनली ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों बैंक गलत नहीं है, सिस्टम समझना जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपका पैसा साइलेंटली कम होता जाएगा। तो आप कमेंट में बताइए कि जैसे मेरा 7,000 रुपये सबसे बड़ा बैंकिंग लॉस था, तो आपका कितना बड़ा बैंकिंग लॉस है, प्लीज बताइए, ताकि और आपने क्या कर अब आप कैसे सतर्क हैं उसके अपनी स्टोरी वीडियो बनाकर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग अवेयर रहें। मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी लॉस हो, आपको अवेयर कराने के लिए। तो आप भी वीडियो बनाइए, आप भी वीडियो नहीं बनाए तो कमेंट करिए मेरे इस वीडियो के नीचे, ताकि बाकी लोग कमेंट पढ़कर थोड़ा सतर्क रहें कि कैसे बच सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट जो कट रहे हैं बैंक से। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन में टच करिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, और ये बिल्कुल फ्री है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में बोल ही चुका हूँ, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।